तो आप जाते टाइम वैट रिफ़ंड ले सकते हो। ठीक है, मैं पर्सनली तो आप लोग ने ये तो ज़रूर सुना होगा कि वियतनाम इंडियंस के लिए बहुत सस्ता है। अब कितना सस्ता है मैं फिर करते देखते कस्टम में कुछ पूछता है नहीं पूछता है, क्या करता है कस्टम में। भाई हमारे 2,500-3 हज़ार के सामान में भी हमको कस्टम वालों ने पकड़ा। भाई बहुत सारे लोग पूछते हैं कि कस्टम्स में आपको हैंड बैग लगेज बैग दोनों दिखाना पड़ता है कि इंडियन पासपोर्ट पे आप एक बार 50,000। भाई ऐसा मत करो, सच में बोलता हूँ। इंक्लूडिंग फ्लाइट टिकट्स, वीजा, माई स्टेज, फूड, मैंने जो भी जहाँ पे एक चीज़ खाई है ना। तो गाइस नुई बाई टर्मिनल 2 एयरपोर्ट पहुंच चुके हैं। इंडिया वापस जाने का बिल्कुल मन नहीं है लेकिन जाना पड़ेगा, कोई बात नहीं भाई। चलो अपने देश वापस। 4 देश घूमने के बाद थाईलैंड, सिंगापुर, मलेशिया एंड वियतनाम, गोइंग फ्रॉम वियतनाम बैक टू इंडिया। काफ़ी ज़्यादा भीड़ लग रही है मेरे को यहाँ पे। चलो भाई देखते हैं भाई क्या क्या सीन है, कैसा है, आपको सारी चीज़ें बताएंगे। तो भाई 3 घंटे पहले ही हमारा फ़्लाइट का चेक इन चालू हो चुका है। मेरे पास बस ये एक नीचे वाला बड़ा बैग है जो मैंने बैंकॉक से लिया था। ये चेक इन बैग में ले जाऊंगा लैपटॉप मेरा। बाकी ये रेड पन्नी में पूरा खाना है जो मैंने गोभी पराठा भी हनोई से पैक कराया है। सो चलो चेक इन करते हैं, अपना बोर्डिंग पास लेते हैं। मैंने वेब चेक इन कर लिया था तो सीट मुझे ऑलरेडी विंडो मिल चुकी है। तो आज मैं ट्रैवल करने वाला हूँ इंडिया VietJet के साथ। एक चीज़ का ध्यान रखो, ये बजट एयरलाइंस है तो इसमें सिर्फ केबिन बैग इंक्लूडेड रहता है। अगर आप इससे ट्रैवल कर रहे हो तो हमेशा इस चीज़ का ध्यान रखो कि आप अपने लिए एक लगेज बैग हमेशा ऐड कर लो, क्योंकि अगर आप लगेज बैग ऐड नहीं करोगे और सीधा एयरपोर्ट पहुँच जाओगे और केबिन बैग आपकी टिकट में रहेगा तो वहाँ जाके वो लोग आपसे बहुत मोटा पैसा ले लेंगे। तो दोस्तों हो गया हमारा चेक इन, बैग चला गया है और टाइम अभी मेरी घड़ी मैं छोड़ के आ गया वियतनाम में। सो अभी टाइम हो रहा है 5:30 कुछ तो बज रहे होंगे। 8:30 बजे की 8 बजे की फ़्लाइट है, बहुत टाइम मेरे पास। चलो एक शूटिंग करनी है मुझे, वो कर लेता हूँ, फिर उसके बाद हम सीधा गेट की तरफ जाएंगे। गेट नंबर है 24 मेरा। तो भाई यहाँ पे इमिग्रेशन है, कैमरा अलाउड नहीं है। तो भाई मेरे पीछे साइड से फ़्लाइट आ रही है। अच्छा बाय द वे एक और चीज़, अगर आपने कुछ भी लिया है वियतनाम से या फिर कोई भी कंट्री से तो आप जाते टाइम वैट रिफ़ंड ले सकते हो। ठीक है, मैं पर्सनली Insta360 लेने का प्लान कर रहा था बट मैंने नहीं लिया। अगर मैं लेता Insta360 तो यहाँ पे मैं वैट रिफ़ंड ले सकता था, क्योंकि आप जिस कंट्री में आप नहीं रह रहे हो वहाँ की सरकार को आप टैक्स दो, ये कोई लॉजिक वाली बात है ही नहीं। ठीक है, तो यहाँ पे एयरपोर्ट में जब आप उस कंट्री को छोड़ोगे तो आप यहाँ से रिफ़ंड ले सकते हो, सिमिलरली जैसा दुबई में दुबई एयरपोर्ट, शारजा एयरपोर्ट वगैरह में होता है। दूसरी चीज़ ये कि भाई अपन आ चुके हैं, यहाँ पे बैठ चुके हैं, खाना पीना जो भी खा सकते हैं। वियतनामीज़ कॉफ़ी हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं। पीछे फ़्लाइट टेक ऑफ लैंडिंग देख सकते हैं। 2 घंटे अभी 1.5 घंटे आराम से बैठना है, कोई दिक्कत वाली बात है नहीं, क्योंकि यहाँ पे सारी चीज़ जल्दी हो जाती है यार। मतलब ऐसा कुछ टाइम लगता नहीं है। इंडिया के एयरपोर्ट में आओ इंटरनेशनली तो भाई लंबा लंबा सीन करना पड़ता है, और यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है। सो बैठे हैं अभी, देखते हैं क्या करना है। स्टारबक्स भी है आगे। कल परसों मैंने स्टारबक्स पिया था, बाप रे बाप। मैं लिटरली कई बार क्या ऑलमोस्ट जितने टाइम स्टारबक्स लिया उतने बार फेंका है भाई। या तो मुझे बनवाना नहीं आता उन लोग से स्टारबक्स की कॉफ़ी कैसे बनवाते हैं, या तो मेरा टेस्ट स्टारबक्स वाला है नहीं। मेरे को भाई सड़क की कॉफ़ी अच्छी लगती है सड़क की कॉफ़ी पीता हूँ, अच्छी लगती है मेरे को। तो आप लोग ने ये तो ज़रूर सुना होगा कि वियतनाम इंडियंस के लिए बहुत सस्ता है। अब कितना सस्ता है, मैं फ़िलहाल हूँ हनोई एयरपोर्ट पे जो कि वियतनाम की कैपिटल है, और यहाँ पे आपको दिखाना चाहता हूँ यहाँ के रेट, जो एयरपोर्ट में मसाज चेयर्स के रेट। और आप बताना इंडिया में क्या ये पॉसिबल है। ठीक है, सो जस्ट चेक आउट दीज रेट्स। सो दीज आर द मसाज चेयर्स। सी पहले मसाज चेयर देख लो आप, कितनी बढ़िया है भाई, एक नंबर मसाज चेयर है। ठीक है, ऑलमोस्ट 3.5-4 लाख की आती हैं। ठीक है, प्राइसेस देखो 20,000 दोंग मतलब 10 मिनट मतलब 66 रुपीज़ 20,000। दिस इज़ 50,000 166 रुपीज़ 25 मिनट की मसाज। 100 मतलब 1 लाख दोंग इज़ इक्वल टू 333 रुपये 50 मिनट्स। व्हाट डू यू गाइस थिंक अबाउट दिस? क्या आपको लगता है कि इंडिया में इस रेट पे आपको मसाज चेयर्स मिल सकती हैं? बिकॉज आई डोंट थिंक सो। और यहाँ पे एक्चुअली जो चीज़ें हैं ना एयरपोर्ट में खाने पीने की बहुत सस्ती हैं। 1 लाख 1.5 लाख दोंग मतलब 1 लाख मतलब कितना हुआ 333 भाई, मतलब अच्छा खासा खाना मिल रहा है यहाँ पे। ये पीछे जो मेरे चीज़ें देख रहे हो तो एक्चुअली सस्ता है, बट बहुत ज़्यादा भी सस्ता नहीं है। जो आप लोग देखते हो ना कि अरे वियतनाम की करेंसी ज़रूर पिटी हुई है, लेकिन जो चीज़ें हैं, इन्फ्लेशन नाम की कोई चीज़ होती है ना, तो ऑलमोस्ट एडजस्टेड है प्राइसेस। तो भाई यहाँ पे है वैट रिफ़ंड काउंटर्स, ये देख सकते हो। यहाँ से आप अपना पैसा वापस ले सकते हो 5-6 दिन या फिर करीब जैसे मैं दुबई से लिया था तो भाई मेरे को 14 डेज़ बाद रिफ़ंड आए थे मेरे बैंक अकाउंट में। जितना भी अब लगेगा आप देख सकते हो, यहाँ पे है सामने वैट रिफ़ंड।
हनोई के एयरपोर्ट में थोड़ा बहुत इधर उधर घूमने फिरने के बाद मेरी बोर्डिंग चालू हो गई और इसमें ज़्यादा टाइम एक्चुअली लगा नहीं, ये लोग काफ़ी जल्दी बोर्डिंग स्टार्ट कर दिए और मैं कुछ खाया पिया भी। और एक चीज़ आपको बताऊं, हनोई के एयरपोर्ट में दोंग में नहीं थी, मोस्ट ऑफ द 80% जो शॉप्स थी वहाँ पे चीज़ें डॉलर्स में थी, तो यहाँ पे दोंग में नहीं मिल रहा था। आई कांट इमेजिन अगर मुंबई में चीज़ें डॉलर्स में मिलने लगे एयरपोर्ट में, या फिर दिल्ली में डॉलर्स में मिलने लगे। चलो भाई, बोर्डिंग हो गई है स्टार्ट, जा रहे हैं, फ़्लाइट में बैठेंगे और विंडो सीट मिली है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बढ़िया। बट रात में क्या ही दिखेगा यार, तो विंडो सीट का भी कोई मतलब नहीं है बिकॉज कुछ दिखने वाला ही नहीं है, बट स्टिल चलो देखते हैं। चलो भाई बैठते हैं अपनी सीट में, 17 है अपनी, दिस इज़ 7 आगे के साइड होगी। अगर आपको एक्स्ट्रा लेग रूम चाहिए रहता है ना, तो आप इमरजेंसी एग्जिट मांग सकते हो भाई, भयंकर लेग रूम रहता है यहाँ पे। ये देखो यहाँ पे लेग रूम देखो भाई, पूरा इंसान सो जाए यहाँ पे, इतना बड़ा है ये। फ़्लाइट पूरी 5 घंटे की होने वाली थी और इसमें मैंने खाना भी ऐड करवा दिया था। सबसे पहले इन लोग ने मुझे पानी दिया और आई वॉज नॉट एक्सपेक्टिंग द काइंड ऑफ टेस्ट जो मुझे इसमें मिला। तो आप देख सकते हो मलाई कोफ्ता है और कुछ पराठे हैं, काजू वगैरह दिए। पराठा वॉज वेरी ऑयली, बस इस चीज़ में मैं नंबर इनके काटूंगा, बट बहुत ज़्यादा टेस्टी था मलाई कोफ्ता और पराठा। बाकी इसके मेन्यू से भी आप बहुत सारी चीज़ें आप ऑर्डर कर सकते हो। आप देख सकते हो यहाँ पे चिकन भी था, फिर उसके बाद पोर्क भी था, बहुत सारी चीज़ें थी, छोले राइस वगैरह सब कुछ था यहाँ पे खाने के लिए। और मैं पर्सनली बहुत ज़्यादा सरप्राइज़ हो गया वीएच जेट के इस खाने से। एज़ यूजुअल जैसे ही मुंबई में लैंड किए 5 घंटे बाद, मुंबई के इंडिया के टाइम के हिसाब से रात को 11:30 बज चुके थे और पता नहीं यार लोगों को क्या बीमारी है, लोग खड़े हो जाते हैं अननेसेसरी। फ्लाइट लैंड होती नहीं है, खड़ी होती नहीं है, एयरपोर्ट पे पार्क होती नहीं है और लोग खड़े हो जाते हैं। आई डोंट अंडरस्टैंड दिस। मतलब भाई अगर आप फ्लाइट लगी भी नहीं है लेकिन आप जल्दी खड़े हो जाओगे, इसका मतलब ये थोड़ी कि आपको सामान जल्दी मिल जाएगा अंदर बेल्ट में जाके। अननेसेसरी न्यूसेंस क्रिएट करते हैं लोग। भाई भयंकर नींद आ रही है क्योंकि अभी इस टाइम पे सो गया रहता था मैं, 2:30 बज रहे होंगे अभी वियतनाम में। एनीवेज अभी चलते हैं, इमिग्रेशन करवाना है, कस्टम क्लियर करना है और फिर उसके बाद बाहर हमारी गाड़ी वेट कर रही है। मैंने ऑलरेडी एक अर्टिगा बुक कर दी थी क्योंकि रात को 12 बजे यहाँ से पुणे के लिए कुछ भी मिलता नहीं है। तो चलो सारी चीज़ें देखते कस्टम में कुछ पूछता है नहीं पूछता है, क्या करता है कस्टम में, उसके बाद आगे निकलेंगे। भाई इंडिया लैंड करते साथ इमिग्रेशन में इतनी ज़्यादा लंबी लाइन थी, दो यहाँ पे कैमरा अलाउड नहीं था, बट स्टिल आई वाज रिकॉर्डिंग जस्ट टू शो कि कितनी ज़्यादा भीड़ होती है। ऑनलाइन प्रोसेस ये पूरा चालू हो चुका है, बट आई डोंट नो फॉर सम रीज़न वहाँ पे ऑनलाइन रजिस्टर बायोमेट्रिक्स लेने के लिए कोई था ही नहीं। मैंने सारा का सारा प्रोसेस इसका कर लिया था, जैसे डीजी यात्रा में हम लोग ऑनलाइन सब कुछ रजिस्टर कर देते हैं, हमारी सारी डिटेल्स देने के बाद बस एयरपोर्ट में जाके हमको स्कैन करना होता है। एग्जैक्टली वो चीज़ सारी मैंने प्रोसेस कर दिया था, बट आई डोंट नो फॉर सम रीज़न वहाँ पे बायोमेट्रिक्स आपको एयरपोर्ट में देने रहते हैं, बट वहाँ पे कोई भी नहीं था। ये सब चीज़ों में आई थिंक अब फास्ट होने की ज़रूरत है हम लोगों को इंडिया में, क्योंकि लोगों को टाइम वेस्ट होता है इतना। अगर मेरा अभी तक वहाँ पे कोई रहता था मेरा बायोमेट्रिक लेने के लिए, तो सच में ना मुझे इतना टाइम लगता था ना कुछ होता था। लिटरली वहाँ पे मेरे को ऑलमोस्ट 35 से 40 मिनट्स लग गए इमिग्रेशन में। एनीवेज ये है ड्यूटी फ्री सेक्शन, यहाँ से आप चीज़ें खरीद सकते हो। और फिर मैं आ गया मेरा लगेज कलेक्ट करने के लिए, जो कि बेल्ट में इधर उधर घूम रहा था, क्योंकि जो इमिग्रेशन में उसमें बहुत ज़्यादा टाइम लग गया था। और ये जो बैंकॉक से मैंने मेरा लगेज लिया है भाई, बैग ये अलग ही जब चमक जाता है, येलो कलर का। एयरपोर्ट में ऐसा किसी का भी बैग नहीं रहता है। चलो चलते हैं आगे कस्टम में, आपको और इन्फॉर्मेशन देता हूँ। वही कस्टम्स के थ्रू जाते हैं अभी। अब देखो यार, सिंपल सा रूल है, अगर आप कस्टम्स में पकड़े जाते हो और अगर आपके पास 50,000 से ज़्यादा का आइटम है इंडियन रुपीज़ में, तब फिर आपको कस्टम पे करना रहता है। बट 50,000 तक आप आइटम लेके आ सकते हो। और गोल्ड की जहाँ तक बात है, एक आदमी को 50,000 तक का गोल्ड इंडिया में लाना अलाउड है और एक फीमेल को 1 लाख तक का गोल्ड लाने को अलाउड है। मतलब आप पकड़ के चलो एक कपल है, वो 1.5 लाख तक का गोल्ड आप ला सकते हो। ग्राम्स की बात नहीं कर सकते क्योंकि ऑब्वियसली गोल्ड्स की जो प्राइसेस है बहुत ज़्यादा ऊपर नीचे हो रहे हैं। तो मैं आपको नंबर्स बता रहा हूँ, जो यहाँ पे मैंने फ़ोटो खींची है अभी, वो एग्जैक्टली वही सारे रूल्स यहाँ पे लिखे हुए हैं। अगर आपको ये फ़ोटोज़ चाहिए हैं तो मैं आपको इंस्टाग्राम पे सेंड कर दूंगा। दिस इज़ माई इंस्टाग्राम हैंडल अक्षत_SS। आप मुझे टेक्स्ट कर देना। कस्टम के सारे गाइडलाइंस में आपको जो वहाँ पे ऑफिशियली लिखे हुए थे वो मैं आपको सेंड कर दूंगा फोटो। अब यहाँ पे आपका लगेज स्कैन होता है, चाहे वो चेक इन बैग हो चाहे लगेज बैग हो, दोनों चीज़ें स्कैन होंगी। भाई बहुत सारे लोग पूछते हैं कि कस्टम्स में आपको हैंड बैग लगेज बैग
दोनों दिखाना पड़ता है कि, तो हाँ गाइस दोनों ही दिखाना पड़ता है। अब यहाँ पे गाइस बहुत सारे लोग पूछते हैं मुझसे कि आईफोन लाएंगे तो हम क्या करें, कैसे करें। मैं दुबई से आईफोन 16 प्रो मैक्स लेके आया था, तो उसका क्या प्रोसेस था, कैसा था, कस्टम पकड़ा नहीं पकड़ा, कैसा हुआ, वो सारी चीज़ें मैं आपको इंस्टाग्राम पर बता दूंगा। मुझे टेक्स्ट कर देना अगर आपको भी जानना है, तो मैं आपको फुल प्रोसेस बता दूंगा। यहाँ पे क्यों नहीं बताऊंगा, क्योंकि यूट्यूब की कुछ पॉलिसी है जो शायद से अलाउ ना करे, इसीलिए आप इंस्टाग्राम पे टेक्स्ट करना, पूरी इन्फॉर्मेशन दे दूंगा। पर्सनली आप बात भी कर सकते हैं मुझसे, आपके सारे डाउट पूछ सकते हैं। फिलहाल आज के दिन आई डोंट नो, मुझे कस्टम्स का मुझे समझ में नहीं आता है। कभी ये लोग सिर्फ लगेज बैग चेक करते हैं, कभी ये लोग सिर्फ केबिन बैग चेक करते हैं, कभी दोनों बैग चेक कर लेते हैं। आज के दिन इन लोग ने सिर्फ मेरा केबिन बैग चेक किया, लगेज बैग चेक ही नहीं किया। तो भाई इनके मूड पे डिपेंड करता है कि अगर आपको पकड़ना है तो पकड़ेंगे, नहीं पकड़ना है तो नहीं पकड़ेंगे। तो मैं कुछ बोल नहीं सकता इस बारे में कि कस्टम में क्या सीन रहता है, कैसा, क्योंकि मैं जितने बार भी इंटरनेशनल से वापस आया हूँ, हर बार अलग प्रोसेस मैंने देखा है इनका। तो इट डिपेंड्स ऑन योर लक कि भाई आप पकड़े जाओगे या नहीं जाओगे। चलो बैठता हूँ कहीं पे, आपको और इन्फॉर्मेशन देता हूँ। तो गाइस आ गया हूँ, वापस बैठा हूँ, कस्टम क्लियर हो गया, इमिग्रेशन क्लियर हो गया। सबसे पहले एक चीज़ लोग मैं उससे पूछते हैं, इमिग्रेशन होता क्या भाई, क्या करते हैं इमिग्रेशन में। सी इमिग्रेशन कुछ नहीं है, हर कंट्री से आप जब किसी भी कंट्री में घुसोगे या उससे निकलोगे तो आपका रिकॉर्ड के लिए इमिग्रेशन मांगते हैं। दूसरी चीज़, कस्टम का क्या सीन रहता है। कस्टम का आपको सिंपल सीन बताता हूँ। 50,000 इंडिया का बता रहा हूँ। इंडियन पासपोर्ट पे आप एक बार 50,000 तक का सामान इंडियन रुपीज़ में बाहर से इंडिया ला सकते हो। इसलिए आईफोन क्या महंगा रहता है। दुबई से, सिंगापुर से, वियतनाम से लोग आईफोन लेके आते हैं, पकड़े जाते हैं इसीलिए। और फिर मेरे को ये भी पूछते हैं लोग इंस्टाग्राम पे कि भाई हम जो बॉक्स है सामान का वो हम लगेज में डाल देंगे, कि हम अपना यूज़ करते हुए आएंगे प्रोडक्ट। भाई ऐसा मत करो, सच में बोलता हूँ। डब्बे की ऐसी भी कोई वैल्यू नहीं है। एप्पल का प्रोडक्ट लोगे, एप्पल के प्रोडक्ट में ही इतनी उसकी वैल्यू है कि रीसेल वैल्यू कुछ नहीं मिलेगी। क्या पता आपको कि अगर वहाँ पे कस्टम में आपका लगेज और केबिन दोनों बैग चेक कर लिया, पकड़े गए। क्योंकि 2022 में मेरे साथ यही हुआ था। भूटान से आया मैं, जब मेरा कुछ भी नहीं हुआ। लास्ट टाइम दुबई से आया, कुछ नहीं हुआ। इस बार जब मैं आया तो मेरा केबिन बैग चेक हुआ, लगेज बैग चेक नहीं हुआ। तो एक टोटली कस्टम ऑफिसर जो वहाँ पे जो भी यहाँ पे रहेगा ना, उस पर डिपेंड करता है, उसके मूड पर डिपेंड करता है। अगर खाली रहा वहाँ पे चीज़ें, ज़्यादा भीड़ नहीं रही, तो लिटरली उनको पकड़ना रहेगा, वो पकड़ेंगे। मेरे को इंस्टाग्राम पे ऐसे ऐसे मैसेज आ रखे हैं। वो लोग बोलते हैं कि भाई हमारे 2,500-3 हज़ार के सामान में भी हमको कस्टम वालों ने पकड़ा। ये अगेंस्ट द रूल है, बट बहुत लोगों को रूल नहीं पता रहता, तो उनसे भी पैसा ले लेते हैं। सो यस, ये चीज़ है भाई, ध्यान रखो, सिंपल सी चीज़ है। बाकी चलो, अब कैब आ गई है हमारी बाहर और निकलते हैं। अर्टिगा मैंने करी है बुक, क्योंकि बहुत सस्ती पड़ रही थी। सो यस, लेट्स गो। और जिस कंपनी से मैंने गाड़ी करी है, अगर उसका नंबर वगैरह चाहिए होगा आपको, तो मेरे को इंस्टाग्राम पे मैसेज कर देना, मैं आपको भेज दूंगा। बिकॉज ये जो मैंने गाड़ी करी है अर्टिगा, सिर्फ 2600 रुपये में करी है, और ये मुझे ओला उबर से भी सस्ता मिला है। ओला उबर में तो भाई अलग से टोल वगैरह लेते हैं। तो भाई अपना ड्राइवर आ गया था बाहर हमको लेने के लिए, और कोई दिक्कत नहीं हुई भाई। सबसे अच्छी चीज़ ये होती है, कभी भी आप आ रहे हो मुंबई से पुणे, आप इस चीज़ का ध्यान रखो। अगर 12 बजे के बाद आपकी फ़्लाइट लैंड हो रही है, तो प्लीज़ कभी भी आप ये मत सोचना कि हम बस में चले जाएंगे, इसमें चले जाएंगे। 12 बजे से सुबह 4-5 बजे तक बसेज आपको नहीं मिलेंगी, आप परेशान हो जाओगे। इट्स बेटर कि आप एक कैब बुलवा लो एयरपोर्ट पे और उसी में चले जाओ। एनीवेज, फिर उसके बाद मैंने एक बीच में लोनावला में रेस्ट स्टॉप लिया, कुछ खाया पिया, और सुबह के करीब 4:30-5 बजे मैं अपने घर पहुंच गया पुणे, फाइनली इस लंबी ट्रिप के बाद। तो गाइस पूरा ट्रिप खत्म हो गया है। आई होप आप लोग ने पूरी सीरीज 4 कंट्रीज की एंजॉय की होगी। और यार इस पूरी ट्रिप में लोग मेरे से पूछ रहे थे कितना कितना खर्चा हुआ, क्या हुआ। अगर आप चाहते हो मैं उसका एक सेपरेट वीडियो बना दूंगा। बाय द वे, एक बाइक में बहुत जल्दी राइड करने वाला हूँ, नेक्स्ट वीडियो आप देखोगे। पहले तो नैनो से मुझे भैया मुंबई जाना है, तो वो मैं डालूंगा नैनो का, आप देखना। उसके बाद एक बाइक मैं बहुत दिनों से प्लान कर रहा था, जस्ट इंडिया में आई एक ब्रांड ब्रिक्सटन, उसका अपन वीडियो डालेंगे। तो इस वीडियो के बारे में पहले बताता हूँ मैं आपको कि क्या सीन हुआ है। 1,06,000 से 1,15,000 मैंने 4 कंट्रीज में दिए, थाईलैंड, सिंगापुर, मलेशिया एंड वियतनाम। 1,06,000 से 1,15,000 इंक्लूडिंग फ्लाइट टिकट्स, वीज़ा, माई स्टेज, फूड। मैंने जो भी जहाँ पे एक एक चीज़ खाई है ना, मेरा फ़ोन आई डोंट नो मैं कहाँ है भाई। मैंने एक एक चीज़ खाता बुक करके एक ऐप है, उसमें मैंने एक एक चीज़ लिखी हुई है कि कहाँ पे मैंने कितना खर्चा किया। अब मैं जल्दी से इसकी एक आइटनरी बनाने का प्लान कर रहा हूँ, कहाँ पे मैंने कितना कितना खर्चा किया, आप कैसे क्या आप बुक कर सकते हो विथ लिंक्स। तो आप लोग के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल हो जाएगा ये। तो डेफिनेटली मैं ट्राई करूंगा जितना जल्दी हो सके आइटनरी उसको बनाऊं मैं, और डेफिनेटली थोड़ा सा आपको कुछ 99 या 149 199 जो भी रहेगा मैं उसका एक चार्ज लूंगा छोटा सा, बिकॉज मैंने जिस लेवल की प्लानिंग की है बहुत ज़्यादा मेहनत लगी है। वैसे तो फ्री में सारी चीज़ें अवेलेबल है, यूट्यूब आप देख सकते हो, मैंने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया, बट स्टिल बहुत सारे लोगों को रिटर्न में सारी चीज़ चाहिए रहती है, तो वो मैं डेफिनेटली ट्राई करूंगा करने का। आपको एक प्रॉपर एक PDF या वर्ड फाइल, एक्सेल फाइल जो भी होगा मैं सेल करूंगा एग्जैक्टली। क्योंकि यार मैंने बहुत मेहनत से ये सारी चीज़ें प्लान करी है, और अगर मैं मेहनत कर रहा हूँ तो उसका मुझे थोड़ा सा एक छोटा सा यार क्या है यार 99 149 रुपीज़ क्या है। अगर 10 लोग ने भी लिया तो 1,000 रुपये ऐसे 1,500 रुपये बन जाएंगे ना। तो डेफिनेटली इवेंचुअली आई हैव टू पे द बिल्स, राइट। तो
चलो देखते हैं कैसा होता है क्या होता है। मैं जल्दी से जल्दी ट्राई करूँगा, अगर बन जाता है तो फिर मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, नहीं तो आप मेरे को इंस्टाग्राम पे टेक्स्ट करो, इंस्टाग्राम पे आपको मुझे डीएम करो, फॉलो करो, आपको मैं सारी चीज़ें विथ लिंक प्रॉपरली भेज दूंगा, आपको इजी हो जाएगा। ठीक है, तो ये था इस पूरा वीडियो, पूरे 4 कंट्रीज का सीरीज यहाँ पे खत्म हो चुकी है। अब नेक्स्ट कुछ वीडियोस वापस से आने वाले हैं, मेरे बाइक्स के, मेरे लोकल ट्रैवल वगैरह के, नैनो के, कहीं घूमेंगे फिरेंगे, और कुछ बाइक्स में बहुत टाइम से मैं सोच रहा था कि बाइक्स, ये बाइक छूट गई मेरी, वो बाइक छूट गई। मैं बाइक्स, आई लव बाइक्स, तो बाइक्स के भी वीडियोस डालूंगा मैं, कुछ रिव्यू टाइप के। वैसे यूट्यूब पे बहुत सारे चैनल्स अवेलेबल हैं जो ऑटोमोटिव वाले एकदम स्पेसिफिक हैं, बट बहुत सारे लोग होते हैं जो मेरा ओपिनियन चाहते हैं उस बाइक पे, इस पर्टिकुलर बाइक पे। तो मैं ऐसे कुछ ट्राई करूंगा यार। कुछ बाइक्स तो मुझे पर्सनली राइड करनी है, जैसे ब्रिक्सटन है, मैं आपको नेक्स्ट वीडियो बताऊंगा मैं। तो चलो नेक्स्ट वीडियो का वेट करो, मिलेंगे आपसे आगे के और वीडियोस में जो चलते रहेंगे। कुछ डेली ब्लॉग्स भी डालेंगे, कुछ बाइक के वीडियोस और ट्रैवल के भी आते रहेंगे, सब आता रहेगा भाई धीरे धीरे। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर करना, इंस्टाग्राम पे फॉलो जरूर करना, फ्लिपकार्ट पे और अमेजोन पे साल की सबसे बड़ी सेल चल रही है, तो वहां पे फॉलो कर लेना ताकि आप एक भी डील वगैरह मिस ना करो। बाय बाय, सी यू गाइस इन नेक्स्ट वीडियो। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।